हेलो गाइज, आपका स्वागत है सिया हिंदी साहित्य चैनल पर। और आज हम पेपर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था। ये टॉपिक यूपीएससी के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, लेकिन इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए हमें ये टॉपिक पढ़ना ही होगा। तो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था। तो इसका पहले कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं? इससे एक ही क्वेश्चन आया है 2012 में। मानक हिंदी का विवेचन निम्नलिखित दृष्टि से कीजिए, जिसमें 3 ऑप्शन थे, उनमें एक ऑप्शन था ध्वनि व्यवस्था। तो ये था 20 मार्क्स का, यानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। ये पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से इसको। इस टॉपिक में आज हम कंप्लीट कर लेंगे इसको, और आपको इसको कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी इसको। हिंदी भाषा में कुल 59 ध्वनियाँ स्वीकार की गई हैं। इन ध्वनियों को मूलतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्वर, जो कि संख्या में है 12। दूसरा है व्यंजन, जो कि संख्या में है 45। और तीसरा है अयोगवाद ध्वनियाँ, जो संख्या में है 2। इस तरीके से स्वर, व्यंजन और अयोगवाद ध्वनियाँ, ये मिलकर 59 ध्वनियाँ हिंदी भाषा में स्वीकार की गई हैं। जिसमें पहला आता है स्वर। वह ध्वनि जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से किया जा सकता है, स्वर कहलाती है। हिंदी भाषा में कुल 12 स्वर हैं, जिन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने स्वर हैं? 12 स्वर। इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा है संयुक्त स्वर। तो मूल, दीर्घ और संयुक्त, ये स्वर के 3 प्रकार हैं, इसको याद कर लें। तो पहला मूल स्वर, वे स्वर जिनका विभाजन नहीं हो सकता, ये संख्या में 4 हैं, ए, ई, उ और री। ठीक है। फिर दीर्घ स्वर, दीर्घ जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, दीर्घ यानी बड़ा। बड़ा कैसे? यानी कि 2 बार जुड़ने से। तो वे स्वर जिनका निर्माण एक ही मूल स्वर के 2 बार जुड़ने से हुआ है, ये वे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। ये संख्या में 4 है, आ, उ, ई और री। ये देखिए, इसमें बड़ा ई है और बड़ा उ है। आ का निर्माण हुआ है ए धन ए, और उ का निर्माण हुआ है उ धन उ, और ई का ई धन ई और री। ठीक है, ये री भी बड़ा है, देखिए ये छोटा है। तीसरा है संयुक्त स्वर। वे दीर्घ स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने। अब इसमें संयुक्त है, तो ये दीर्घ स्वर और मूल स्वर दोनों मिलके भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हो, ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर। ये संख्या में 4 हैं, ए, ओ, ए, औ। ठीक है, ए, ओ, ए, औ। तो ये स्वर हो गया। अब दूसरा आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता होती है, यानी किसी अन्य स्वर की आवश्यकता वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? व्यंजन। हिंदी भाषा में 45 व्यंजन है, जिन्हें कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तो व्यंजन के आधार हैं, उन आधारों पे इनको वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है अवरोध के आधार पर। इस आधार पर व्यंजनों के 3 भेद किए जाते हैं, अंतस्थ, ऊष्म और स्पर्श। ठीक है, अवरोध के आधार पर, ये आगे आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहला आता है अंतस्थ व्यंजन। ये वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होता है। ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच वाला उच्चारण। इन व्यंजनों में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। ठीक है, ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल और वह। ये तथा वह में यह विशेषता अधिक है, तो इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अर्ध स्वर किन्हें कहते हैं? ये तथा वह में। तो ये आपके यूजीसी नेट में आ सकता है। ठीक है, तो उसमें आपके ये ऑप्शन में आ सकता, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो अर्ध स्वर किन्हें कहते हैं? ये तथा वह में। है तो ये व्यंजन, लेकिन इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनमें श्वास का अवरोध बहुत कम होता है और स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती इनका उच्चारण है, इसीलिए इनको अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, आधा स्वर, स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती जिनका उच्चारण। और दूसरा आता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विशेष रूप से श्वास का घर्षण होता है। ठीक है, जैसे संघर्षी, इसके नाम से पता चल रहा है, जिसमें श्वास का घर्षण होता है। इनके उच्चारण में जीभ तथा होठों के निकट आ जाने के कारण वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जब अपन उच्चारण करते हैं तो इनमें वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। ये संख्या में 4 हैं, स, श, स और है। फिर तीसरा आता है स्पर्श व्यंजन। ये वे व्यंजन है जिनका उच्चारण कंठ, होठ, ये होठ के यहाँ बिंदी आएगी, जीवा आदि के स्पर्श द्वारा होता है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन नाम से पता चल रहा है कि स्पर्श, यानी ये उच्चारण के आधार पर भेद पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये स्पर्श इनका कंठ, होठ और जीवा आदि के स्पर्श द्वारा इनका उच्चारण होता है। इसमें क से लेकर मैं तक के व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। ये संख्या में कुल 25 हैं। ठीक है, ये वही वर्णमाला वाले। तो क वर्ग में है क, ख, ग, घ, ढ, और च वर्ग आता है, उसमें च, छ, ज, झ, ण। और ट वर्ग है, उसमें ट, ठ, ढ, ढ, ण। और त वर्ग के अंदर त, थ, ध, ध, न।
और पे वर्ग में पे, फे, बे, भे, मैं। ओके, तो ये टोटल 25 हो गए, ये आपको आते होंगे। ये मेंस में इसी तरीके से लिख के आना है फ्रेंड्स, इसलिए आप ये मत सोचना है कि इनको याद करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था में स्वर के आधार पर वर्णन कीजिए, तो उसमें आपको ये सब लिखना पड़ेगा, तो इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। दूसरा है इसमें अवरोध के आधार पर व्यंजनों की संख्या 33 है। उपरोक्त 33 व्यंजन हिंदी में मूलतः स्वीकार किए गए हैं। कालांतर में विकास प्रक्रिया के परिणामतः हिंदी में 8 और व्यंजन सम्मिलित किए गए हैं। तो ये 8 और व्यंजन कौन से हैं? मराठी स्रोत से ल, ठीक है, फारसी स्रोत से क के नीचे देखिए नुक्ता लगा हुआ है इनमें, ये पांचों के पांचों इनमें इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। तो क, ख, ग, ज, फ, इनका जो उच्चारण होता है वो भी थोड़ा अलग होता है। जैसे जय का आपको पता होगा, जय अपन बोलते हैं बिना नुक्ते के, और ज बोलते हैं अपन इसको नुक्ते के साथ, ठीक है। फिर अभ्रंश से लिया है ड और ढ, ठीक है। फिर तीसरा इसका व्यंजन का भेद है कि हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन भी स्वीकृत किए गए, श, त्र, ग और श्र, ठीक है। तो इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन। ओके, इस प्रकार हिंदी में कुल 45 व्यंजन स्वीकार किए गए हैं, ठीक है। तो टोटल 45 व्यंजन हो गए हैं। अब इसमें आगे और इसके भेद हैं, वो देखते हैं आगे चल के। इसका 4th है उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से। उच्चारण के समय श्वास अथवा वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन, ठीक है। अल्प प्राण, प्राण को अपन क्या बोलते हैं? श्वास या वायु, ठीक है। और अल्प यानी कम, और महा यानी अधिक, और प्राण यानी श्वास या वायु। तो अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं कि हिंदी व्यंजन माला का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन, यानी 1st, 3rd और 5th व्यंजन जो है वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ये है जैसे कि क, ग, ड़, और इसी तरीके से च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और य, र, ल, व। अब महाप्राण इसी का उल्टा होगा। तो ये वे व्यंजन है जिनके उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है, ठीक है। तो अल्प महाप्राण ये हमें समझ में ही आ गया। महा अधिक प्राण वायु जिनके उच्चारण में समय भी अधिक लगता है और वायु भी अधिक लगती है, तो वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण व्यंजन। अब देखते हैं महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? दूसरे और चौथे व्यंजन, ठीक है, दूसरे और चौथे व्यंजन। तो दूसरा क्या है? क वर्ग में ख, ग, इसी तरह से टोटल वर्णमाला में छ और ज, ठ और ड, थ और घ, इसी तरह से श, श, स और ह हो गए। ये सभी हैं महाप्राण व्यंजन, ठीक है। अब ये पांचवा भेद देखते हैं। इनमें स्वर यंत्रों में कंपन के आधार पर व्यंजन के निम्नलिखित 2 भेद हैं। तो पहला है सघोष व्यंजन, जिस व्यंजन के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण उत्पन्न करता है। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सघोष, स यानी सहित और घोष यानी घर्षण, तो घर्षण सहित, जिनके उच्चारण के समय हवा क्या करती है? घर्षण उत्पन्न करती है, उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में आवाज भारी हो जाती है। हिंदी व्यंजन माला में वर्गीय व्यंजनों में अंतिम 3 व्यंजन सघोष होते हैं, जैसे ग, घ, ड़। ये देखिए आपके गले में आवाज इनको उच्चारण में भारी हो जाएगी। तो ये कुल 22 होते हैं। तो इसका नेक्स्ट है अघोष व्यंजन। तो अघोष यानी जिनमें घर्षण नहीं लगता, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कम कंपन होता है तो आवाज अधिक भारी नहीं होती है। हिंदी व्यंजन माला में वर्गीय व्यंजनों में पहले 2 व्यंजन अघोष होते हैं, जैसे क और ख। फिर ये कुल संख्या में 12 होते हैं। छठा भेद आता है व्यंजन का संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये संख्या में 4 हैं, श, त्र, ग और श्र। तो ये संख्या में 4 हैं, जिसमें पहला है क्षय। तो क्षय किससे बनता है हमारा? क यानी हलंत सहित, यानी इसमें ए इसमें से निकला हुआ है, हलंत लग जाता है, उसका मतलब इसमें ए शामिल नहीं है। तो क हलंत सहित और क्षय, तो इनको मिलाकर बनता है हमारा क्षय, ठीक है। फिर दूसरा आता है त्र। तो ये बनता है तय हलन सहित और रह से, तय हलन सहित और धन रह। और फिर आता हमारा ग। तो ग बनता है हमारा जय और नय से, जय हलंत धन नय।
इससे बनता है हमारा ज्ञ। फिर आता है श, श ये बनता है, इसके नाम से उच्चारण से पता चल रहा है, तो श हलंत रे, तो ये बन गया श। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दो व्यंजन आ रहे हैं, इसमें भी क और श आ रहा है, इसमें त और र आ रहा है, इसमें ज और न आ रहा है, इसमें श और र आ रहा है। फिर तीसरा, हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था में तीसरी जो विशेषता है वो आती है अयोगवाद ध्वनियाँ। अयोगवाद ध्वनियाँ, वे ध्वनियाँ जो न स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं, ये क्या कहलाती है? अयोगवाद ध्वनियाँ। ऐसी तीन ध्वनियाँ हैं जिनमें पहली है अनुस्वार। ठीक है, ये वे नासिक ध्वनियाँ हैं जो स्वर के उच्चारण के बाद आती हैं। अनुस्वार, इसके नाम से पता चल रहा है ना, नासिक के ध्वनियाँ जो स्वर के उच्चारण के बाद आती है। अनु यानी बाद में, स्वार यानी स्वर के उच्चारण के बाद में आती हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है और उच्चारण को जोर से किया जाता है। दूसरी आती है अनुनासिक, ये वे नासिक के ध्वनियाँ जो स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती हैं। ये मुख व नाक से बोली जाती हैं। इनके संकेत के रूप में ए और आ के साथ चंद्र बिंदु तथा ए और ओ की मात्रा के साथ बिंदु का उपयोग किया जाता है, जैसे कि गाम, जोंक। ठीक है, तो ये अनुनासिक ध्वनियाँ, अयोगवाद ध्वनियों का एक उदाहरण हो गया अनुनासिक ध्वनियाँ। फिर तीसरा आता है विसर्ग, ये वह ध्वनि जो कुछ तत्सम स्वरों के बाद है रूप में उच्चारित होती है। ठीक है, तत्सम स्वरों के बाद है के रूप में उच्चारित होती है। तत्सम यानी जो संस्कृत से वैसे के वैसे हिंदी में आ गए हैं, तो उनके बाद में इन्हें लगाते हैं तो है के रूप में, जैसे दुख, प्राय, तो है के रूप में आती है ये, और ये दो बिंदी के रूप में विसर्ग लगता है। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार व अनुनासिक ध्वनि की गणना एक ध्वनि के रूप में ही की जाती है। तो ये यहाँ पे तीन हो गए हैं, लेकिन अपन ने जब शुरू में पढ़ा था तो क्या कहा था कि दो होती हैं अयोगवाद ध्वनियाँ। तो ये तीन इसलिए हो गए हैं क्योंकि अनुस्वार और अनुनासिक को एक ही रूप में पढ़ा जाता है हिंदी भाषा में, अतः अयोगवाद ध्वनियों की संख्या दो ही रह जाती है। ओके गाइज, ये हमने आज पढ़ लिया हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था, और इसमें हमने तीन पढ़े हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाद ध्वनियाँ, और इन तीनों के उपभेद भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये अच्छे से आप याद कर लें, और इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप इसका जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका यूज़ कर सकते हैं। और हम आगे चल के मॉक टेस्ट सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं, तो उसमें भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।